बात नहीं करो तो शुरू करें। बिल्कुल भी बात नहीं करो, अभी मेरी कंटिन्यूअस क्लास है, अभी रेस्ट नहीं मिला मुझे, बात ना करें, ठीक है। यूजेज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। पहली बात हमने देखी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड किसमें किसमें यूज किया जाता है। दैट इज मेगाफोन एंड दैट इज हॉर्न। इट इज यूज्ड इन मेगाफोन एंड हॉर्न। किसके लिए? टू कंसंट्रेट, टू डायरेक्ट द साउंड एनर्जी इन फेवर्ड डायरेक्शन। कहाँ पे करते हैं बताइए? टू डायरेक्ट द साउंड एनर्जी इन फेवर्ड direction so that it reaches farther and louder। इसकी वजह से क्या होता होगा बताइए? so that it reaches farther and louder। ऐसे हम लोगों ने देखा था मेगाफोन में ऐसे बोला जाता है कि नहीं, और पता चल जाता है। दूसरा देखिए, नेक्स्ट स्टेथोस्कोप। डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, सो स्टेथोस्कोप इज मेडिकल instrument which uses the principle। किसका प्रिंसिपल यूज करता है बताओ? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है। It receives the sound of heartbeat from diaphragm। इतनी बात तुम्हें समझ में आई? It receives the sound that is beating sound of heart from diaphragm and directs it to receives the sound of beating of heart from। हाँ मोहजित सेंटेंस पूरा करो। From diaphragm। हाँ, diaphragm and after multiple reflection directs it to। ठीक है, and directs it to ear। It is used to diagnose the condition of heart of patient। ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? डायग्नोसिस के लिए। It is used to diagnose the condition of heart of patient। अब जरा देखो कि मान लीजिए तीसरी चीज, इन सिनेमा हॉल एंड ऑडिटोरियम क्या होता है? दैट इज इन जहां पर नाच गाना होता है, दैट इज कंसर्ट हॉल या ऑडिटोरियम। कोई चीज सुनाई जाए, किसी का लेक्चर हो, जैसे आप लोग कहीं कहीं जाते हो, डिबेट करते हो, लेक्चर करते हो, और सिनेमा हॉल। अच्छा, ये तुमको मालूम है कि एक ऐसा
अपने सिनेमा हॉल में किसी ने वहां पर ऊपर जाके चढ़ के देखा है? तो जो वो स्क्रीन है उसमें बहुत सारी जालियां हैं। एक वाइट अगर तुम पर्दा भी लगा दो, धोती या चादर लटका दो, तो उसमें भी सारा स्क्रीन, वो भी स्क्रीन ही है। किसी भी चीज पे अगर कुछ ले लो तो उसको क्या कहते हैं? स्क्रीन। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो एनीथिंग ऑन विच यू सी समथिंग, उस चीज को क्या कहते हैं? स्क्रीन कहते हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए ये जैसे अभी देखो, इससे हम लाइट ले लें, इससे लाइट ले लें, और कहीं पर हमने इसको कर दिया तो ये भी एक स्क्रीन ही तो हो गई। देखो क्या वही चीज नहीं आ गई? और यहीं अगर पेपर लगा दो, वो चीज तुम पेपर पे भी ले सकते हो। सो अगर पेपर पे कोई चीज ली जा सके तो वो रियल इमेज है। आ गई कि नहीं? वो पूरा डिटेल आ जाता है। बिल्कुल सही सही करें तो बिल्कुल एक एक डिटेल आ जाए। हिला डुला में ज्यादा ना हो। समझ में आ गई बात कि नहीं? दिस इज स्क्रीन। ऐसी स्क्रीन रहती होगी वहां पर। लेकिन जरा सोचो, कंसर्ट हॉल में जहां स्क्रीन है वहीं पीछे में एक यहाँ पे क्या रखा हुआ है? साउंड बॉक्स रखा होगा। और अब इस साउंड बॉक्स से ये कंसर्ट हॉल की सीलिंग का जो ऊपर होती है वो सीलिंग होती है, और जो नीचे होता है वो फ्लोर होता है रोहित। तो मान लीजिए इसमें से अब ये सीधा थोड़ी होता है कि सामने रख दिया जाए तो आगे तो कोई बैठे ना कहीं। यहाँ कहाँ पे बैठे? पिक्चर देखना है, मजा करने की, नॉइज सुनने। सीधा नहीं रखा जाता। कहाँ जाती है आवाज? बोलो, बात समझ आ गई? सीधा रख दिया जाए तो बोलो फ्रंट रो में कोई बैठेगा? नहीं बैठेगा। तो वहां तक आवाज सीधी नहीं जाती। कैसे जाती बताओ? ऐसे जा रही, फिर ऐसे जा रही, फिर ऐसे जा रही, और फिर ऐसे जा रही। यहां तक समझ में आ गया? सीधी तो नहीं जाती है। अच्छा, अब जरा देखो, तुम ये बताओ कि यहां से ये देखो जितना एंगल है अविश, दैट इज इंसिडेंट वेव का जो एंगल है उतना ही मैंने रखा है। ये देखो, तुमको सिर्फ ये बताना है अविश कि क्या चारों का एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम है कि अलग अलग, इतना ही बताना तुमको। कर रहे? हाँ बोलो। ये चीज दिमागी व्यक्ति है, कह रहे जितना दूर जा रहा है तुरंत पहचान लिए। देखो इतना दिमाग है इनमें, ये जान गया कि यहाँ छोटी सी चीज है और ये बड़ा। इन दोनों में देखो डिफरेंस, ये देख के पता लगा ले। कमाल की बात है। जैसे जैसे दूर होती जाए, मैं यहाँ कर दूं तो कहो 89 बन जाए, और बिल्कुल यहीं पे गिरा दूं तो कहो 2 ही डिग्री बने। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इनका कहने का मतलब है मोहजीत का कि ये कम पे जाएगा, जो ज्यादा पे वो कैसे जाएगा? वो, और जो और ज्यादा पे है तो वो और ज्यादा पे जाएगा, और जो और ज्यादा पे है वो कैसा जाएगा? सही। तो यहाँ की ऑडियंस सुन लेगी, जो यहाँ बैठी वो मजे से सुनेगी, यहाँ वाली सुनेगी, यहाँ वाली सुनेगी, यहाँ वाली सुनेगी, और यहाँ वाली सुनेगी। और जो यहाँ की ऑडियंस है, सोनाक्षी पीछे से अनुष्का से पूछेगी कौन सा गाना चल रहा है, क्या बोला, वो उससे पूछेगी क्योंकि हमको नहीं सुनाई पड़ेगा, पीछे वाले के पास पहुंची आवाज। तो ऐसी स्थिति में कुछ के पास आवाज नहीं पहुंच रही है। मान लीजिए ऐसा अगर कंसर्ट हॉल हो, ऐसा ना हो पैराबोलिक, सही है? दो अलग अलग चीजें। जैसे कि तुमको ये बात मालूम है कि ऐसा होता है टॉर्च, पैराबोलिक, ठीक ठीक कॉन्केव नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कॉन्केव। कैसा शेप होता है बताओ? पैराबोला का मतलब यहां से बॉल फेंको और जो उसकी ट्रेजेक्ट्री है वो पैराबोला है। पैराबोला का मतलब समझते हो? एक बॉल यहां से फेंको तो कैसे गिरती है, ऐसे देखा है ना गिरते हुए, कई बार क्रिकेट खेले होगे तो देखे ही हो। ये पैराबोला है, इसको क्या कहते हैं? पैराबोला। तो एक ऐसा बनाने का मतलब क्या होता है कि अगर इस तरीके की चीज की जाए तो फोकस पर, तुम्हारे टॉर्च में अगर यहाँ फोकस पर एक बल्ब लगा है तो ये लाइट जाएगी, ये लाइट जाएगी, ये लाइट जाएगी, ये लाइट जाएगी, सही है? तो बताओ क्या वो सीधी चली जाती है? कैसी चली जाती है? सीधी चली जाती है।
फिर से समझो, मैं इस चीज को समझने की जरूरत है, फिर इस चीज को समझो तो पता चले। मेरा कहने का मतलब है ये कौन सा मिरर है, क्या तुम ये जानते हो कौन सा मिरर है? मिरर, इतना ही मुझे जानना था। अब मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, पीछे लगा भी एक कॉन्केव, सही है। जरा देखो, क्या ये किसी एक स्फेरिकल मिरर से बना है? किससे बना होगा बताओ? स्फेरिकल मिरर से। अच्छा, अगर मैं इसमें, ये इसका सेंटर है, जो तुम्हारी साइकिल का भी सेंटर है, उससे जितनी भी स्पाइक्स तुम खींचोगे, क्या वो यहां परपेंडिकुलर होगी? तो कर लेना, जितनी भी साइकिल की तीलियां हैं या स्पाइक्स हैं, तो कहीं 90 पे हैं, हर तीली 90 पर है जहां भी, सही कि नहीं? चल, मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये 3 रेज आ रही हैं, 3 रेज आ रही, देखो, तो ये अब रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएंगी जरा सोचो। ऐसा करने के लिए तुम्हें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझना होगा। और परपेंडिकुलर कहां से खींचोगे? कहां से खींचोगे? अभी दिखाया ऊपर साइकिल में, यही सेंटर है ना जिसका बना है। अच्छा बताओ, ये तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहां भी क्या किया बताओ? और ये तो खुद ही परपेंडिकुलर। तो क्या रे अगर आती है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन देखना, तो क्या वो परपेंडिकुलर के दूसरी तरफ उतने ही एंगल पे निकल आती है? ये भी परपेंडिकुलर। तो इनकमिंग रेज और रिफ्लेक्टेड रेज, क्या ये दोनों निकल गए कि नहीं निकल गए? और इसी तरीके से ये वाली भी देखो, ये तो हमने 90 डिग्री बना दिया है, तो ये भी दूसरी इधर से निकल गई, निकल गई। अब ये निकल गई, इस चीज को फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? दैट इज इनकॉनकेव मिरर। अभी रिपीट तुम इस करवाएंगे। इनकॉनकेव मिरर, इनकमिंग पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट फोकस्ड एट ए पॉइंट। इनकमिंग, देखो मैंने 90 डिग्री बनाया है, और अगर ना समझ में आए तो बिल्कुल मैं और साफ कर दूं। देखो इक्वल लग रहा है कि लग रहा नहीं? और ये जो सीधी गई, भाई तुम बॉल यहीं पे टप्पा मारो तो तुम्हारे सर पे लगेगी, जो बिल्कुल नॉर्मल पे ही जाए, वो इधर मारोगे तो उधर जाए। जैसी बॉल की टप्पा वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सही। पहले सुनोगे तब बोलोगे। इनकॉनकेव मिरर, ठीक है, द पैरेलल इनकमिंग रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट फोकस्ड एट ए पॉइंट, दैट इज कॉल्ड फोकस। बोलो इस चीज को। एट ए पॉइंट, क्या लिखा तुमने बोलो? इन कॉनकेव मिरर पैरेलल इनकमिंग रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या होगा बताओ? गेट फोकस्ड। अच्छा, जो इधर से जा रही थी, क्या वो भी उसी दिशा में लौट आएगी? क्योंकि जो 0 डिग्री पे जा रही थी तो 0 पे आएगी, और जो ऐसे जा रही थी इधर, उसके लिए ये एरो है और उसके लिए एरो। संजना, ये बात तुमको समझ में आ गई ना कि कैसे मैंने 90 बनाया और कैसे फिर रिफ्लेक्शन की? इतनी समझ में आई बात? चलो, गेट फोकस्ड एट ए पॉइंट, और उस बिंदु को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। क्यों ये कहा जाता है जब हीरो हीरोइन डांस करते हैं, लाइट कैमरा फोकस, कि चारों तरफ जितनी लाइट है वो सब हीरो हीरोइन पे डाले, इसीलिए तो फोकस कहते हैं। जहां हर चीज एक ही जगह आ जाए उसी को तो फोकस कहते हैं। तो फोकस हुआ कि नहीं हुआ? अब उल्टा काम करो। मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारे टॉर्च में कॉनकेव मिरर है, मैं उल्टा काम करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये तुम्हारी टॉर्च है और उसके अंदर कैसा मिरर है? ऐसे रिफ्लेक्टिंग है, बड़ी टॉर्च जिसके यहाँ देख लेना। तो अब यहां पर तुमने एक बल्ब लगा दिया, सही है, वो फोकस पर रखा। कहां पे रखा? अच्छा बताओ, लाइट यहां से जाए
तो क्या पैरेलल हो जाए? फोकस पे चीज रखो, उल्टा काम करो। दैट इज लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। एंगल तो वही बनेगा क्योंकि सेंटर तो यही है ना। अगर मैं चाहूं तो सेंटर खींच लो, तुम अपनी मर्जी से खींच लो, वरना करने की जरूरत नहीं है। इधर से लाइट आए तो इधर जाए और इधर से आए तो उधर जाए। आई और आर तो इक्वल है ही। लाइट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इट ओनली ओबेज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या ये दिशा पे निर्भर है कि यहां से जाएगी तो इधर जाएगी, लेकिन यहां से जाएगी तो इधर नहीं जाएगी? अब तो 30 और 30 नहीं होगा, अब तो जब 30 पे जाएगी तो 40 पे निकलेगी। ऐसा होगा क्या? लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब है? इट इज इंडिपेंडेंट। If it is thrown from either direction, either from incident ray or reflected ray, it follows or it traces the same path. करती है कि नहीं? तो अब जब यहां से लाइट जाएगी, बोलो, टॉर्च से, तो क्या होगा? ये सीधी निकल जाएगी। यहां तक तुम्हें बात समझ आई? पैरेलल गई तो फोकस हो गई। अब कभी कभी तुम्हारी मम्मी कहती है, या तुम खुद कहते हो, घुमाते हो टॉर्च, मम्मी कह रही क्या कर रहे हो? इसका बल्ब फोकस से डी फोकस हो गया है। मम्मी मैं इसको ना घुमा के फोकस पे ले आऊंगा, देखना बहुत दूर तक लाइट जाए, चोर पकड़ा जाए। क्यों कहते हो तुम लोग ये मम्मी से? अभी से नहीं कह रहे हो, जब 6th में थे तभी से बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे बताओ? और तुम घुमाते क्यों थे टॉर्च बताओ? तेज करने के लिए करते थे कि नहीं? जिसके आप पुराना टॉर्च हो। क्यों किया जाता है? जस्ट लव। समझ में आ गई बात? मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं इसकी सरफेस कॉन्केव बना दूं और यही फोकस हो, उस कॉन्केव का फोकस क्या होना चाहिए? यही। तो बोलो फोकस से आने वाली रे क्या हर एक के पास जाएगी कि नहीं जाएगी? फिर दीपिका को भी शाहरुख खान का गाना सुनाई पड़ेगा, संजना को भी सिर्फ अनुष्का ही मजे नहीं लेंगी, तीनों ले। अगर ये कॉन्केव हुआ और फोकस पे रखा गया तो बताओ, इफ साउंड इज इनकमिंग रेज ऑफ साउंड इज फ्रॉम फोकस एंड द सीलिंग इज कॉन्केव, तो बताओ जो चीज फोकस से जाएगी देन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? इफ साउंड वेव्स आर एमिनेटेड, यदि ध्वनि तरंगें उसके फोकस से उत्सर्जित होती हैं तो परावर्तन के उपरांत वो उस दीवार से टकराकर या छत से टकराकर समानांतर हो जाती हैं और हर एक श्रोता को समान रूप से सुनाई देती हैं। बोलो बात समझ में आई? इस चीज को लो, इन्होंने और अच्छी चीज बोला, अगर सब तरफ साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल्स हैं तो और अच्छा है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन को तो ऑडिटोरियम में हमको एक अच्छा रखना चाहिए जो ऑडियोलॉजिस्ट हो, करीब 8-10 करोड़ रुपए लेता है। वो यही करता है कि सब तरफ कहीं से कोई आवाज रिपीट। बहुत बड़ी बात कही। ठीक, चलो तो क्या लिखे बताइए? ये लिख लिया तुम लोगों ने? एक चीज और लिख लो, इफ लाइट, ठीक है, इस लाइट इज थ्रोन फ्रॉम फोकस देन फ्रॉम कॉन्केव मिरर, ये टॉर्च है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल। इसी सिद्धांत को मैं यूज कर रहा हूं। इफ बल्ब इज, बल्ब कहां पे है? एट फोकस, तो क्या होगा? देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्केव मिरर, इट बिकम्स पैरेलल। और अगर पैरेलल होगा तो क्या दूर जाएगा? रीचेस फारर। कैसा जाएगा बताओ? तुम्हें मालूम है तुम्हारे कार का भी जो बल्ब है वो कैसा होता है? ऐसा होता है। और ये तो मैं खैर ये बाइक का बल्ब दिखा रहा हूं, ये भी कॉन्केव, इसके अंदर बल्ब लगा। कार में भी तो ऐसा ही होता है, जिससे कि उसके फोकस का जो बल्ब है टकराने के बाद दूर तक जाए और दूर के ट्रक को दिखाए। होता है कि नहीं सलीके में? तो इसकी कैसी सरफेस दिख रही बताओ अंदर से? कॉन्केव है कि नहीं? बल्ब भी लगा हुआ है। ये लोग इन दोनों का सबका एक है। 8th और 10th जबकि एक है, जो 8th और 10th एक है।
जो 8th में इन्होंने पढ़ा वो अब 10th में पढ़े और 12th में भी पढ़ेंगे। जो 9th में पढ़ रहे हैं ये 11th पढ़ेंगे और 13th पढ़ेंगे। एक साल छोड़ के पढ़वाया जाता है, नहीं तो बच्चे बोर हो जाए। अब ये जो साउंड पढ़ रहे हैं इनको अभी 11th में मिलेगा, 10th में नहीं मिलेगा। देख लो 10th में साउंड नहीं है। एक साल जो बच्चे बोर हो जाते हैं ना, हर साल वही थोड़ी पढ़ा सकते हैं। 11th में पढ़ेंगे, फिर 13th में पढ़ेंगे, फिर 17th में। इस तरीके का सिलेबस है। 13 के बाद 15 हाँ? 13 के बाद 15 13, 15, 17 वो बात समझा रहे हैं? ये रूल है भाई, एनसीईआरटी काम क्या है। चलो आगे की बात करो। चलिए अब आगे की बात करें। ये गलत हो गया तो मैं क्या लिखूं? तो तुम्हारे ऊपर में इसमें देखो जरा कि दैट इज सीलिंग शुड नॉट बी फ्लैट, otherwise sound will not reach evenly to each nook and corner। हर एक गली कूचे में नहीं पहुंच पाएगी ध्वनि, सही है। each corner of the train, ओके। तो क्या चीज की जानी चाहिए? this is wrong figure because sound is not reaching to all audience। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? ये क्या हो रहा है बताओ? कन्वर्ट जो हो रहा है कि डाइवर्ट जो हो रहा है? ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन साउंड इज डाइवर्जिंग सो इट डज नॉट रीच। क्यों? क्योंकि सीलिंग इज फ्लैट। ऐसी है, देख लो इस चीज को। तो साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन डज नॉट रीच इवनली। ये सबसे पहले हम लोग को मोहजीद ने बताया, अभी से इस चीज को नहीं पकड़ पाए थे। डज नॉट रीच इवनली टू ईच लिसनर। कभी कभी आते हैं लेकिन बताते सारा। चलो डज नॉट रीच इवनली, तो हमें क्या करना चाहिए? सो सीलिंग शुड बी मेड कर्व। देखो इस चीज को, देखो तुम्हारी बुक में कर्व बनी है, देखो इस चीज को। नाउ देखिए, सो सीलिंग ऑफ सच हॉल्स is made curved so that your sound after reflection through it reaches। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? इवनली। समझना, पैरेलल लिखने की होते हैं इवनली to each पर्सन लिख दो। जो दर्शक दीर्घा में बैठा होता है उसे क्या कहते हैं? श्रोतागण होता है। चलो अच्छा, ये और एक क्या बात बता रही थी? रिवर्बरेशन का तुम क्यों बता रही थी? रिवर्बरेशन को प्रिवेंट करके तो कर्व से होता होगा, मैं इसको। चलो इतना तो तुम्हें समझ में आ गया ना, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कुछ, उसके लिए बहुत सारी और चीजें। रिवर्बरेशन का अगला सवाल देखो, पार्ट नंबर 4। तो कहाँ से बता रही बताओ? वो उसके लिए एब्जॉर्बिंग पैनल है, उसका कोई और वो नहीं है। उसके लिए बहुत कुछ होता है, कुशन है, वो सब है, वो सारी चीजें ना। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक तुम समझ गए ना। कहने का मतलब है कि ये देखो अविश, ऐसा हमारा हॉल है और ये सब सीट है और तुमको हर तक पहुंचानी है। बुक में देखो डायग्राम, ये रही स्क्रीन जिसमें तुम कुछ देख रहे हो, ये रहा साउंड बॉक्स, ठीक है, ये देखो साउंड बॉक्स है। इससे जो निकला सब तक पहुंचाओ, इससे बिल्कुल पैरेलल दिखाना, तुम्हारा कोई नंबर नहीं कटेगा, बस पैरेलल दिखा दो।
कोई यहाँ पे हम सेंटर से थोड़ी ना करने जा रहे हैं। बोलो समझ में आ गई कि नहीं? ऐसे दिखाई ओके। इट रीचेस इक्वली। अगला अब इसमें देखें जरा नेक्स्ट पॉइंट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहां पर साउंड बॉक्स रख दिया जाएगा सामने में, और यहाँ पर सब कुछ चल रहा सामने रख दिया। अच्छा ये स्क्रीन अब हार्ड हो गई, ये लकड़ी की हो गई भाई, पीछे कर्व कर दी और उसके आगे नाच गाना चल रहा। पीछे की स्क्रीन कैसी हो गई बोलो? तो बोलो यहाँ से फोकस जहां है उसका वहीं पे क्या रख दिया? साउंड बॉक्स। सही? तो भी क्या यही होगा? ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो बोलो इफ साउंड कम्स आउट फ्रॉम फोकस then after reflection from hard surface of hard concave surface it again reaches evenly। चाहे यहाँ बैठे हुए दर्शक हों या ऊपर बालकनी में बैठे हुए दर्शक हों, क्या सबके पास ये समान रूप से पहुंचेगा? क्योंकि कुछ लोग तो बालकनी में भी बैठेंगे और कुछ लोग फर्स्ट क्लास में नहीं बैठेंगे। जो गरीब है क्या वो मूवी ना देखें? ये देखो, बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं? ऐसा तुम्हारे बुक में डायग्राम रिफर करो जरा। ओके, दोनों चीज तुम्हें समझ में आ गई? ऐसा भी हो सकता है। ओके चलिए, तो इसे लिखो साउंड बोर्ड। हर चीज को लेबल करो, साउंड बोर्ड। ओके, और इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा। मैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूं, यही सब पूरा है इसका आंसर। कि वाई दो इंटरेस्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्यों कर्व्ड है, इसीलिए तो कर्व्ड है। ठीक है, ये चीज लिख देना, पूरी हो जाएगी बात। सो दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन साउंड रीचेस इवनली टू ईच पर्सन इन द हॉल। ओके, तो वो कॉनकेव होता है। कर्व्ड है, कर्व का मतलब कॉनकेव। अगला देखो, चलिए नेक्स्ट इज, इसके 3 एप्लीकेशंस हैं। ध्वनि परास से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रेंज ऑफ हियरिंग? क्या सभी की रेंज ऑफ हियरिंग अलग अलग होती है? क्या जब भूकंप आता है तो सबसे पहले चूहे निकल के भागते हैं? तो वो कौन सी साउंड है जो वो सुन लेते हैं? क्या जो हाथी हैं वो 5 हर्ट्ज का भी साउंड सुन लेते हैं? बस सेकंड में 5 बारी हो रहा हो। हाइपोसोनिक या इंफ्रासोनिक, ठीक है, एक अल्ट्रासोनिक, एक इंफ्रासोनिक। 20 से कम इंफ्रा साउंड प्रोड्यूस करते हैं हाथी लोग। एक हाथी बुलाएगा, सब हाथी आ जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा बुला रहा है। बोलो 5 हर्ट्ज कुछ होता भी है क्या? हमारे कान में सेंसिटिविटी भी नहीं आएगी। वो बुला भी लिया, पूरे जंगल के सब हाथी को बुला लिया। इंफ्रासोनिक। तो हाँ, क्या चीज? हाँ, वो मैं अभी देखूंगा और क्या करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो इंफ्रासोनिक को सेंस कर लेते हैं, जिनके ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंफ्रासोनिक को सेंस कर लेती है। और कुछ लोग, हम लोग हैं, वो सोनिक को सेंस कर लेते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं अल्ट्रासोनिक को करते हैं। तो अब हम देखेंगे वो कौन कौन से लोग हैं। लेकिन हमारी जो रेंज ऑफ हियरिंग है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज है। इसको सोनिक वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इफ frequency of sound is less than 20 hertz, it is called infrasonic. If it is more than 20,000 hertz, all instrument, all our vocal voice, it all comes in between this range. इसी के बीच में, तभी तो हम सुन पा रहे हैं। हम कैसे मजा ले रहे हैं इंस्ट्रूमेंट का इन सब, क्योंकि इसी के बीच रहता है। ठीक है, देखो रेंज ऑफ हियरिंग क्या है। नाउ देखिए, ऑडिबल रेंज
of human ear कितनी है? It is from 20 hertz to 20,000 hertz. 20 hertz से 20,000 hertz तक है. चलो, okay. It is called audible range of human ear. Okay. Children के कान बहुत मुलायम होते हैं. The age of 5, some that is under the age of 5 and some animals 25 kilohertz तक भी सुन लेंगे. क्योंकि सॉफ्ट है तो कई बार हिल डुल सकते हैं. हम लोगों के कान मोटे हो चुके होते हैं, उसकी मेम्ब्रेन. बच्चों के तो कॉमन है, उनको 25,000 बार हिला लो, कुछ होगा क्या? So children under 5 years of age can, ठीक है, listen up to 25,000 hertz. 25,000 hertz. देखो, children up to 5 years and less can 25,000. अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो तुम 25 किलो हर्ट्ज समझना, के स्मॉल लिखना, और उसे 20 किलो हर्ट्ज समझना, क्योंकि ये किलो हो गया. सही है? अच्छा, if frequency of sound is below 20 hertz, अनिकेत सेंटेंस पूरा करो. 20 hertz है तो infrasonic. Yes. If frequency of sound, यदि ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, is less than, और ऐसे कौन कौन तीन है बताओ अनिकेत? 20 हर्ट्ज, then it is called infrasonic sound. ये साउंड हमारे लिए वी कैन नॉट सेंस, लेकिन कौन कौन कर सकते हैं जरा देखो इसमें. राइनोसोरस और वेल्स और एलिफेंट्स. ठीक है, लिखा हुआ है ना, वेल्स भी लिखा है और एलिफेंट. एग्जांपल लिखो. गैंडे जानते हो, उन्हीं को राइनोसोरस कहते हैं. राइनोस भी लिख सकते हो, कठिन लगे क्योंकि स्पेलिंग काफी कठिन है. सेरोसिस, राइनोसेरोसिस. और क्या हुआ बोलो? वेल. गैंडे तो आपने देख लिया, इसमें वेल भी बनी होगी, ऐसा वेल होगा, वो देखो ब्लू कलर की दिख रही, वैसी वेल होती है. ठीक है, एक बार में वेल समुद्र में 100 लीटर दूध फेंकती है, और बच्चा मुंह अपना लाता है, सिर्फ 20 लीटर पी पाता है, 80 लीटर समुद्र में ही बहेगा. तुरंत फेंकती है, लेकिन बच्चा 20 लीटर पी पाता है. क्योंकि मैं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? वेल तो मैमल है ना. वेल क्या स्तनधारी पशु है, तो उसको फिश नहीं माना जाता. लाइक अस, वेल इज मैमल. और तीसरी चीज क्या बताई अनिकेत ने, बताओ? एलिफेंट. एलिफेंट का तो मैंने बता ही दिया. एलिफेंट लोग ऐसी आवाज निकालते हैं कम्युनिकेट करने के लिए 5 हर्ट्ज की. हम लोग नहीं सुन सकते. चीटियां भी हैं. पढ़ो तो बताओ, इसमें लिखा है तो बता दो. इसमें तो यही 3 लिखा है, नहीं लिखना. अच्छा, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, अभी मैं देख के बता देता हूँ, देख के बताऊंगा, अभी मुझे मालूम नहीं. फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, तो क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज मोर देन 20 किलो हर्ट्ज. इसका क्या मतलब है? 20,000 हर्ट्ज. इट इज कॉल्ड अल्ट्रा. का मतलब बहुत. कहते हैं अरे वो तो अल्ट्रा स्मार्ट है.
समझ आए? अल्ट्रा का मतलब एक्स्ट्रा। कोई टेक्निक में कहते हैं ना अल्ट्रा एचडी टीवी आया है मेरे घर में, आ जाना चाय पीने, मूवी देखेंगे शाम को। अल्ट्रा एचडी से भी ऊपर तो अल्ट्रा हो गया, सही है। वायलेट से भी ज्यादा एनर्जी, कहते हैं अरे अल्ट्रा वायलेट गिर रही है, आंखें बचाओ, कॉर्निया जल। वायलेट से भी ज्यादा एनर्जी स्पार्क में निकलती है। और रेड से भी कम एनर्जी, रेड से भी गई गुजरी, इंफ्रारेड, वो हम लोग की बॉडी से निकलती है। रेड से कम हो तो इंफ्रा, और रेड से जब तुम चलते हो विबग्योर की तरफ, विबग्योर समझते हो? विबग्योर सबसे कम एनर्जी, इधर एनर्जी बढ़ती है। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? बयानी हपी नाला, बैगनी आसमानी, फिर नीला हरा पीला और नारंगी लाल। चाहे हिंदी में समझ लो चाहे इंग्लिश में समझ लो, दैट इज विबग्योर। तो अल्ट्रा वायलेट किससे ज्यादा एनर्जी रखेगा? वायलेट से भी ज्यादा। और इंफ्रारेड इंफीरियर, गया गुजरा, कहते हैं ही इज इंफीरियर। इंफ्रारेड का नाम उसी से तो इंफीरियर बना। अल्टीरियर, हिज लाइफ स्टाइल इज अल्टीरियर टू अस। समझ आ गई बात कि नहीं? तो क्या लिखे हैं? ऐसी चीज को क्या कहोगे? इट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक के 3 बताओ। सब चीज तुम जानते हो। पॉरपॉइज में बना हुआ है क्या? पॉरपॉइज मैं तुमको दिखा दूंगा, वो बिल्कुल डॉल्फिन जैसी होती है, बस छोटी होती है। पॉरपॉइज जैसी डॉल्फिन बनी है वैसे ही है, इसमें नहीं बनी डॉल्फिन। डॉल्फिन तो सब लोग जानते हो ना। चलो, इट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक, उसे अल्ट्रासोनिक साउंड कहेंगे। नोट करिए ना, देख लो। और नहीं तो अल्ट्रासाउंड भी लिख दो। और क्या लिख सकते हैं? अल्ट्रा साउंड। और इसे क्या कहेंगे? इंफ्रासोनिक साउंड को। इसका दूसरा नाम बताओ। इंफ्रा साउंड। सो इट इज एमिनेटेड, ये प्रोड्यूस भी की जाती है, ये सिर्फ सुन नहीं सकते, दे प्रोड्यूस एंड लिसन। ऐसा नहीं सुनने के लिए नहीं बने हैं, बोल भी सकते हैं। प्रोड्यूस एंड लिसन, क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस एंड, और ऐसा ये भी करते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड, वरना प्रोड्यूस का कोई मतलब ही नहीं होगा। एंड हर्ड बाय, किसके किसके द्वारा बताओ? देखो डॉल्फिन तो इन्होंने बता ही दिया था, और कौन कौन से बताए थे? बैट बताया था, और एक पॉर्पॉइज। पॉर्पॉइज एक मछली की तरह होता है। चलो, रैट्स आल्सो प्ले गेम्स बाय प्रोड्यूसिंग, और रैट्स, ये सारी चीज वो लोग भी खेल कूद किया करते हैं। आगे का देखो, हियरिंग एड देखिए, इनको 8 को 15 मिनट पीछे बैठा दीजिए। हियरिंग एड, पीपल विद हियरिंग लॉस। कभी तुमने ऐसा देखा कि कान में एक ऐसा किसी किसी के डिवाइस होता है और ये ऐसे यहाँ पे पीछे ऐसे लगा है, ये देखा है? कान के अंदर पड़ा है, उसमें सेल भी पड़ते हैं छोटे छोटे, सही है। हियरिंग एड का क्या मतलब है? हियरिंग एड, वो सुन नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ये जरा देखो, ये हमारा कान है, सही है, और ये कान में क्या है बताओ? That is eardrum. इतनी बात समझ आ गई? इसके बाद तुमने नीचे मोची बैठा हुआ देखा है, तो उसमें एक ऐसा होता है मोची जिसपे जूता सिलता है, ऐसा होता है, सही है, उसको एनविल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनविल, और ये एनविल है। अच्छा, इस पर ये जब होता है, जब ये हिलता है ना, तो इससे कनेक्टेड चीज है, वो इसको हैमर करती है। क्या करती है बताओ? ये हैमर है।
और उसकी वजह से क्या होता है, दैट इज यहाँ पर एक, तुमने वो घोड़ा देखा है, घोड़े की नाल जिसपे पैर रख के घोड़े पे चढ़ते हो, उसे स्टीरअप कहते हैं। कभी ऐसे घोड़े पे चढ़े हो, पैर रखा और चढ़ गए, उस चीज को क्या कहेंगे बताओ, स्टीरअप। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। हैमर और ये जो मोची वाला है उसको क्या कहते हैं, जिसपे जूता रख के पीटता है, एनविल। और तीसरा क्या है, इस तीनों चीज लिखो, हैमर, हैमर। जरा ध्यान दीजिए, हैमर ने एनविल पे मारा और एनविल की वजह से कौन हिला, स्टीरअप। इसने कान में पड़ने वाले साउंड को एम्पलीफाई कर दिया। देख लो, फिर से देखो, यहां जो आवाज आ रही थी वो ऐसी थी, और इसके बाद जो आवाज बनी वो ऐसी हो गई। तुम मुझे ये बताओ अनुष्का, अगर एम्पलीट्यूड बड़ा है तब लाउडनेस ज्यादा है कि ये, जब एम्पलीट्यूड बड़ा है तो बताओ लाउडर साउंड कौन है। ये तीनों मिलके क्या कहलाएंगे, मिडल ईयर में एम्पलीफायर, लोगों ने बोल भी दिया, बोले तीनों मिलके क्या कहलाएंगे, जो ध्वनि की तीव्रता को बढ़ा दे, जो उसके लाउडनेस को बढ़ा दे, उसे क्या कहेंगे बताइए, एम्पलीफायर। ये तीनों मिलके क्या हुए। अब जब यहां से एम्पलीफाई होगी, ये मिडल ईयर है, ये इसका क्या कहलाएगा, मिडल ईयर। इसके बाद इसको क्या कहते हैं बताइए, कॉक्लिया। क्या कहते हैं, अब ध्वनि बढ़ गई, स्टीरअप इसे हिट कर देगा। इनको करने दीजिए, ये लोग बोर्ड का पेपर देंगे, हम बच्चों को बैठा देंगे। सही है। ये देखो, इसका क्या नाम बताया, बोलो, सब जानते हैं, कॉक्लिया। क्या नाम है इसका, बोलो, अभी समझ में आया। दैट इज, मेरा कहने का मतलब है मैकेनिकल वेव इज एम्पलीफाइड। ये क्या था बताओ, तृप्ति, पिना। और पिना के बाद क्या था बताइए, लो, ये सब जानते हैं, ईयर कैनाल थी। ईयर कैनाल के बाद ईयर ड्रम, ये मिडल ईयर, और ये सबसे पीछे का ईयर। अच्छा ये बताओ, ये जो पीछे जा रही हैं, ऑडिटरी नर्व्स क्या है, समझो इस चीज को। ये दिस इज हियरिंग एड। दोज हु हैव लैक ऑफ हियरिंग या प्रॉब्लम ऑफ हियरिंग, दे यूज, क्या करते हैं, बात नहीं करो, बात नहीं करिए। Those who have lack of hearing, they use, ध्यान से सुनिएगा आशीष, they use hearing aid. It has a receiver. इसमें क्या होगा, कान भी तो रिसीव कर रहा है, रिसीव करके क्या करेगा, एम्पलीफायर। जैसे मैं यहाँ सुई गिराऊं और तुमको आवाज सुनने पड़े, डंग, ऐसे एम्पलीफाई कर दी चीज। तुम माइक्रोफोन में बोलते हो, बीच में एम्पलीफायर है, वहां लाउड स्पीकर है। तो जब तुम माइक्रोफोन में बोलते हो तो तुम्हारी आवाज एम्पलीफायर तक जाती है, तार से जाती है। क्या वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जाती है कि ऐसे हिलता है तार तुम्हारा, माइक्रोफोन से ही वो बदल जाता है। माइक्रोफोन एक पर्दा है, जब तुम बोल रहे हो तो क्या है बताइए, डायाफ्राम है। उस डायाफ्राम ने इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर दिया, इलेक्ट्रिकल करंट, वो किस में गई, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर ने उसको क्या किया बताओ, कई गुना बढ़ा दिया, लाउडनेस बढ़ा दी, अब फिर से आगे वो गई। और सब लोगों से निवेदन है कि लाउड स्पीकर लगा। तुम्हारे स्कूल में क्या है, अच्छा अभी तक जा रही है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, लेकिन लाउड स्पीकर में जाने के बाद वहां फिर से एक मेम्ब्रेन, इट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वेव। किसमें बदल दी जाएगी, एंड हेंस इट इज ऑडिबल टू ऑल इन लाउडर वॉइस। बोलो समझ में आया, फिर से सुनो, तुम्हें ही बताना है स्वास्थ्य का। दिस हियरिंग एड हैज ए रिसीवर, रिसीवर रिसीव्स द साउंड। देखो एक बॉक्स में लिखा है तुम्हारे में, हियरिंग एड बुक में लिखा है कि नहीं,
रिसीवर क्या करेगा बताओ? रिसीव द साउंड, इट हैज एम्पलीफायर। छोटी सी चीज गिराई जाए बहुत आवाज आए, विच एम्पलीफाइज द साउंड एंड अल्टीमेटली अगेन कन्वर्ट इट इनटू मैकेनिकल फॉर्म, सो दैट आगे जा करके हमारे ईयर ड्रम में हिला दे। कहते हिल नहीं रहे, बहुत दिन से बीमार पड़े हो, लो हिलो। तो हम इसमें ये सब वो बाहर से करता है। मैकेनिकल में ऐसा डाल देगा कि कान ही में लाउड स्पीकर बज रहा है। बाहर से तुम सुई गिरा रहे हो, मैकेनिकल को लेगा, उसको किस में बदलेगा? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। उसके बिना एम्पलीफाई नहीं हो रहा है। सही है। चलो अब पढ़ो और उस चीज को समझो क्या लिखा है। जो बुक में लिखा बिल्कुल वही लिख देंगे। चीजें तुम्हें समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज जो अनुष्का ने बताया मैं ये बता दूं, ये आउटर ईयर, ये मिडिल ईयर है, और ये क्या है? और ये सही लिखो। फिर अगर किसी के जो कान है वो परफेक्ट है और अगर उसने ये हियरिंग एड लगा लिया उसको बहुत परेशानी हो जाएगी, तो बहुत तेज सुनेगा। सबसे वो यही बोलता पड़ेगा धीरे बोलो, बहरे करना है क्या? तो सही है। चलो, जिसको प्रॉब्लम होती, जिसके ईयर ड्रम इनसेंसिटिव होते हैं, उन सब के लिए चीज है। सर ऐसे करने से ईयर ड्रम फट नहीं है? उतना ही दिया जाता है जैसा जिसका होगा। नहीं, इसमें बोला था जिसको फटे हटेगा नहीं, वो जैसे ऐसे ऐसे किसी का थोड़ी पहना जाता है, जांच करा के पहना जाता है। ऐसे कोई किसी का कि जरा हम भी लाओ दवा खाएं देखें कैसी लगती है। चलो देखो, बुक की चीज लिखो। दैट इज पीपल विद हियरिंग लॉस, जिनको में वो क्या करते हैं बोलो? हियरिंग एड। इसमें क्या क्या चीज होगी बताइए? इट इज इलेक्ट्रॉनिक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक बैटरी ऑपरेटेड। अब ये इसमें क्या क्या चीजें बताओ? इट हैज ए माइक्रोफोन। बाहर में क्या होगा? ये सबसे आउटर इसकी चीज क्या है बताओ? माइक्रोफोन। अच्छा, कान के अंदर ये है ईयर, तो यहाँ पे इसके बीच में ये क्या होगा बताओ? एम्पलीफायर। और फिर इसके बाद में यहाँ पे ढम ढम की आवाज खुद ही पे डम डम करेगा, वो आवाज वो ले लेगा। सही है। मैकेनिकल लाउड स्पीकर, इसे क्या कहोगे? यहाँ माइक्रोफोन। ऐसा तो हम लोगों को स्कूल में भी होता है, रोज सुबह प्रार्थना सभा होती है, आदमी माइक्रोफोन में बोलता है, उधर एम्पलीफायर है और लाउड स्पीकर हो जाता है। रोज ही सब लोग देखते हैं, 2 बच्चे ऑपरेट किया करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो क्या करते हैं, इसमें 3 चीजें हैं, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और पीछे क्या है? लाउड स्पीकर। चलो, इसमें क्या क्या होता है? इट हैज माइक्रोफोन, क्या करेगा बताओ? रिसीव्स साउंड। बैटरी ऑपरेटेड एम्पलीफायर, वो क्या करेगा? और रिसीव करेगा एंड कन्वर्ट इनटू, सेंटेंस पूरा करो अविश, कन्वर्ट इट इनटू, इसने साउंड रिसीव कर लिया इनटू, तभी एम्पलीफायर काम कर पाएगा। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लिख सको तो बहुत अच्छा है, तुम्हारी बुक सिग्नल लिखती है, लेकिन इम्पल्स भी इसका मतलब होता है, विद्युत आवेग में बदल देता है। आगे देखो, ठीक है। एम्पलीफायर एम्पलीफाइज इट, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है। एम्पलीफायर एम्पलीफाइज इट। और फिर आगे पढ़ो जरा, एंड सेंड इट टू स्पीकर। ऐसा नहीं लाउड स्पीकर की तरह स्पीकर नहीं है, बस उन्होंने बोल दिया बस स्पीकर। एंड सेंड इट टू स्पीकर, और स्पीकर में भेज देगा। नाउ स्पीकर कन्वर्ट्स इट अगेन इनटू मैकेनिकल फॉर्म, क्योंकि हमारे ये ड्रम को कोई इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ना चाहिए, उसको तो कोई चीज बाहर डम डम बज रही हो तो सुन लेगा, फिर वो भी हिलने लगेगा।
ठीक है। स्पीकर कन्वर्ट्स इट इनटू, जैसे लाउड स्पीकर भी तो उसको ऐसा करता है कि पर्दा हिलने लगता है। स्पीकर कन्वर्ट्स इट टू मैकेनिकल फॉर्म। अब जरा देखो, एंड रूटेड टू ईयर ड्रम, और कहां भेजता है? रूटेड टू ईयर ड्रम। कितनी बात तुम्हें समझ में आ गई? मेरे कहने का मतलब है हाउ डज ईयर वर्क्स, ईयर कैसे वर्क करता है, तो तुम्हें पूरा समझ में आ गया। चलो देखो इस चीज को, ह्यूमन ईयर हैज 3 डिफरेंट पार्ट्स। देखो ह्यूमन ईयर जो होता है उसके कितने अलग अलग पार्ट होते हैं, ये चीज है। लेकिन ये चीज हमने कभी खोली नहीं, तो तुमको कॉकलिया कहाँ से दिखाई पड़ेगा? इसे खोलें तब तुम कॉकलिया देख पाओ। ये देखो, ये इसी के अंदर एनविल, स्टेरप हैमर और ये कॉकलिया और ऑडिटरी नर्व। समझ आई? ये जो 3 चीजें दिख रही, वीडियो में अलग से दिखाएंगे। इसी में क्या, एक हैमर है, बीच में एनविल है और एक स्टीरअप है, जैसे घोड़े की नाल। ये स्टीरअप देख रही हो, एक कॉकलिया देख रही हो, घुमा घुमा, ध्यान से देखो। और ऑडिटरी, ये देखिए, ये 3 चीज क्या है, इसके ठीक पीछे है। ये ईयर ड्रम हो गया, पिना, ईयर कैनाल, ईयर ड्रम, एनविल, स्टीरअप, हैमर, कॉकलिया, ऑडिटरी नर्व। बाकी तो चले जाएगा। ये देखो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम, एनविल, फिर इसी में ये घोड़े की नाल, स्टीरअप है, हैमर है, ये कॉकलिया देख रहे घुमा घुमा, और ये चेक करो, ये क्या है, पहले हैमर, बीच में एनविल, फिर स्टीरअप, कॉकलिया देखो घुमा घुमा, और ये सही है। पहले हैमर, फिर एनविल, फिर ये घोड़े की नाल, स्टीरअप हो गई, ये कॉकलिया, हैमर, बीच में एनविल, मोची का स्टीरअप है, स्टीरअप दिख रहा है, कॉकलिया देखो, समझ आ गई बात? हैमर, एनविल, इस पर जूता सिला जाता है, स्टीरअप, स्टीरअप से कॉकलिया ले लेता है, कॉकलिया, कॉकलिया का काम क्या है? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, उन्हें दिखाया से ब्रेन को भेज देता है। ये तो हो गई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर कैनाल, बिना हो गया स्पीकर है, हैमर, एनविल और स्टीरअप देखो, घोड़े की नाल जैसा दिख रहा है, ये कॉकलिया जिसका काम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स करना, ये और समझ नहीं बात। अब ये देखो, सबसे पहले इससे हैमर जुड़ा हुआ है, हैमर से एनविल जुड़ी हुई है, ये फिर स्टीरअप से देखो घोड़े की नाल है, कॉकलिया, कॉकलिया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बदलता है और रेटिनस को भेज देता है, ब्रेन पता लगा लेता है। ये चेक करो, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, हैमर, एनविल, स्टीरअप, कॉकलिया देखो गोल गोल, चेक करिए आशीष। सबसे पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यहाँ है, फिर बीच में एनविल है, उसके पीछे एक स्टीरअप है, छोटे की कॉकलिया देखो घुमा घुमा जैसे शंख, यहीं पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल बदल जाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कहाँ बदला जाता है? कॉकलिया, ये बढ़ा, ये एम्प्लीफायर, और ये क्या करता है? ये आर्बिट्री नर्व। जरा देखो लास्ट में बनाई ये इसके बाद इसके अंदर हैमर है, ये क्या है बोलो, कॉकलिया देखो, कॉकलिया जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है,
ये बिना ये बिना क्या है? सही है। पूछना पड़ेगा। चलो अब देखिए जो मैंने बताया है आपको अपनी तरफ से, मेक डायग्राम ऑफ ह्यूमन ईयर एंड राइट इट्स 3 पार्ट्स। ये कौन सा ईयर है? आउटर ईयर। लिख लो उसी में। इतना हिस्सा क्या है? मिडल ईयर। और इतना इनर ईयर। तो कौन कौन से इसके 3 हिस्से बताओ? यहां से यहां तक क्या है? इनर ईयर। ये कौन सा है बताओ? मिडिल ईयर। जहाँ ये 3, इसी को एम्पलीफायर कहते हैं, मिडल ईयर। और यहां से ये तक क्या है बोलो? आउटर। पहला सवाल लिखिए, अपनी लैंग्वेज में हाउ ह्यूमन ईयर फंक्शंस, सब कुछ लिखना है। लेबल डायग्राम बनाना है और तुम्हें लिखना है कैसे काम करता है। एक लिखा दिया, यही चीज वहां भी होगी, बस तुम लिख देना। सो मेक डायग्राम ऑफ ह्यूमन ईयर। लेबल लिख, राइट इट्स पार्ट्स, इसके पार्ट्स लिखना है, एंड हाउ इट फंक्शंस। ठीक है। राइट ए नोट ऑन हियरिंग इट। Write application of multiple reflection of sound with necessary diagram। तुम्हारी बुक में इसके लिए 5 डायग्राम है, वो बना देना। दो तो साउंड वाले हैं, जो साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक मेगाफोन है, एक हॉर्न है, एक स्टेथोस्कोप है। समझ में आ गया? स्टेथोस्कोप तो बना लोगे ना। चौथी चीज सुनिए, डिफाइन इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड एंड राइट 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच। What is अब आगे की 3 सीट आप लोग छोड़ दें और फिर पीछे जाके बैठ जाइए। इसको सिंगल पेज दे दीजिए। नाइस। तीन सीट सिर्फ छोड़ना। आगे आप लोग आओ, वहाँ आप आगे बैठो। 3 सीट छोड़िए। 8 वाले आगे बैठिए। आप बैठो, आगे ही बैठो। आगे बैठिए आप। सर रोक दो वीडियो, सर वीडियो रोक दो।